ये दुरुस्त है कि यकम मई को हम सरकारी तौर पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जो मेहनत कशों का हाल इस महंगाई के सबब है वो सबके इल्म में है। पाकिस्तान में 4.25 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। बेरोज़गारी की शरह 40% है। मज़दूरों की कम से कम तनख्वाह जो है कई बार दावे के मुताबिक कि 30,000 होगी, 32,000 होगी, आज तक नहीं है। और तो और जो है किसानों पर, वो जो ख़ास मेहनत कश हैं, उन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं अपने मुतालबे पर, वो सब के हाल में हैं। सरकारी छुट्टी मनाकर यौम मई नहीं मनाया जाता। और जिस तरीके से मैंने कहा ना कि खुशहाल तबका 16,500 करोड़ रुपए की मरात हासिल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की आबादी का 40% हिस्सा जिसमें मेहनत कश शामिल हैं, वो उनकी आमदनी $1 यानी 270-280 रुपये के बराबर नहीं। सारे मुल्क में आज यौम मई का दिन मनाया गया। हम देख रहे थे कि हमारे कायदीन भी मना रहे थे, लेकिन अफसोस के 76 साल बाद भी पाकिस्तान के अवाम बुनियादी ज़रूरत यानी तालीम, सेहत से महरूम हैं। रोटी 30 रुपये और 20 रुपये और 25 रुपये की बिक रही है, और अशराफिया के साथ वही उनके शाहाना अखराजात हैं। सरूर बारक़वी ने एक नज़्म का पहला जो शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूँ कि आज मई का दिन है, आज मई का पहला दिन है, आज का दिन मज़दूर का दिन है। आज का दिन मज़दूर का ज़रूर है, लेकिन सिर्फ छुट्टी की हद तक। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने ख़ास तौर पर आज सिंध में इजलास किया सिक्योरिटी के मसले पर। स्ट्रीट क्राइम का ये हाल है कि अब लोगों ने ख़ुद अपने हाथ में ले लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला, खुशी की बात है कि पहली बार जो हैं वो कराची तशरीफ़ लाए। आला सतही इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर आला सदर आसिफ अली ज़रदारी मौजूद थे, वज़ीर आला मौजूद थे, रेंजर्स के DG मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे असगर नदीम ने इसको कवर किया। शुक्रिया असगर नदीम। ये बताइए असगर, जो इजलास हाउस में हुआ और ख़ास तौर पर ग़ालिबन पहली बार हमारे वज़ीर दाखिला वफाकी सिंध आए हैं, तो इस आला सतही हाउस में यकीनन स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में कार्रवाई के सिलसिले में कोई फ़ैसले भी हुए, या बस जैसे नशिस्तन गुफ्तन वाला मामला रहा? किसी ने आके आप लोगों को ब्रीफ किया इस हवाले से? ब्रीफ तो चूँकि शर्जील इनाम मेमन को ब्रीफ करना था, लेकिन शायद एक और प्रोग्राम बिल्कुल क्लोज था जो कि आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पार्टी चेयरमैन खुद मौजूद थे, तो उनको वहाँ जाना पड़ा और वज़ीर आला भी वहाँ गए। इजलास जो शुरू हुआ तो उसमें आसिफ अली ज़रदारी जो कि सदर मुमलिकत है, उन्होंने सदारत की और ये पहला मौका था कि आसिफ अली ज़रदारी ने खुद अमन अमान के हवाले से एक गैर मामूली इजलास तलब किया और उसकी सदारत की। और इस इजलास के लिए वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी कल से कराची में मौजूद है। इससे पहले भी वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए थे, लेकिन अमन अमान के हवाले से उनकी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ से सिर्फ DG रेंजर्स से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि कोस्ट गार्ड गए, IG सिंध से मुलाकात की, गवर्नर सिंध से मुलाकात की, और फिर यहाँ आला सतही जो इजलास था वहाँ भी वो मौजूद रहे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लिंजार भी यहाँ मौजूद थे, वज़ीर आला सिंध भी यहाँ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी यहाँ मौजूद थे, DG रेंजर्स, IG सिंध, सिविल। अगर क्या आमतौर पर इजलासों में आमतौर पर इजलास में गवर्नर सिंध का होना ज़रूरी होता है, या आज कोई गैर मामूली बात है कि वो शिरकत उन्होंने नहीं की इस आला सतही इजलास में? देखिए, गवर्नर सिंध का अमूमी तौर पर मौजूद इसलिए होता है कि वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं, और सूबाई जमहूरी हुकूमत और वफाक के दरमियान जो है वो एक पुल का किरदार अदा करते हैं। और वैसे भी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अवामी इश्यूज़ पे, खासकर टारगेट किलिंग पे और कच्चे के डाकुओं के हवाले से बहुत बार आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, तो इस लिहाज से तो उनको मदऊ करना चाहिए था, लेकिन हमारे ज़रा के मुताबिक उनको मदऊ ही नहीं किया गया। गालिबन जो मेरा अपना आइडिया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी चूँकि मौजूद थे और गवर्नर का ताल्लुक भी उसी जमात से, हो सकता है इस सोच के तहत नहीं बुलाया गया हो। लेकिन जब 4 दिन पहले वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद थे, तो वज़ीर आज़म ने तमाम
तमाम इजलास, तमाम मीटिंगें सीएम हाउस में की थी, लेकिन गवर्नर को अपने साथ रखा था, मुशावरत भी की थी और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस भी गए थे और 1 to 1 गवर्नर से मुलाकात भी की थी। तो एक अच्छे मैसेज के लिए होना चाहिए था, उनको यहाँ बैठना चाहिए था, उनको भी इल्म लेकिन असगर आप ये नहीं समझते कि असगर आप ये नहीं समझते कि इतना अहम, जैसे कि आपने फरमाया कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने इसकी साथ की और ये गैर मामूली था, जिसमें वफाकी दाखिला हुए, सीएम हुए, आईजी हुए, डीएन हुए, लेकिन उसके बाद ये तो बताना था ना कि मीडिया को जनाब आपने क्या फ़ैसले करे। कच्चे के इलाके में जिस बड़े पैमाने पर कत्लो गारत गरी जा रही है, अगवा जा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम, अभी भी जब आप वहाँ मौजूद होंगे तो मैं देख रहा था कि मीडिया में आ रहा था कि लोगों ने खुद डाकुओं को मारना शुरू कर दिया है। और उससे बढ़कर ये कि पुलिस के बड़े बड़े अहलकारों के नाम आ रहे हैं जो थानों से अगवा करते हैं, जो भत्ता लेते हैं। यकीनन आप मीडिया के लोग अगर वो ब्रीफिंग में होते और ब्रीफिंग तो वज़ीर दाखिला को करनी चाहिए थे, दोनों सूबाई और वफाकी, और उनसे ये सवाल करते ना कि उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो इतने बड़े पैमाने पर भत्ते में, अगवा में, कत्ल गारतनी में मुलव्विस हैं। तो आप ये नहीं समझते कि क्या उम्मीद है कि बाद में कोई रात के किसी पहर में ब्रीफिंग हो? ये शायद हो ही नहीं। देखिए, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है कि कल शायद इसकी ब्रीफिंग रखी जाए और जहाँ तक कच्चे के इलाके या सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग वाली बात है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि सदर मुमलिकत ने आदो शुमार का जो गोरख धंधा उनके सामने पेश किया जा रहा था। यहाँ तक कि सदर मुमलिकत को ये भी कहा गया कि 2014 में कराची स्ट्रीट इंडेक्स में दुनिया में 84 नंबर पर था और अब 6ठे नंबर पर है। फिर ये भी कहा गया कि मार्च और अप्रैल के महीने में स्ट्रीट क्राइम की तादाद में बहुत कमी हुई है और अप्रैल के महीने में 161 या 162 वारदातें बताई गई, मार्च के महीने में 243 वारदातें बताई गई। तो लेकिन सदर मुमलिकत ने जो रिमार्क्स दिए उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि उन्होंने उनके अदाद शुमार को मुस्तरद कर दिया, उस पर एतमाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के किसी मुल्क में स्ट्रीट क्राइम होता है तो उसकी वजूहात भी होती हैं, लेकिन कराची में स्ट्रीट क्राइम की कोई वजह नहीं है। पुलिस वालों को क्यों नहीं मालूम कि चोरी का मोबाइल कहाँ बिकता है, चोरी की गाड़ियाँ कहाँ बिकती है, कौन खरीदता है, उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता। साथ ही उन्होंने कच्चे के इलाकों के लिए भी सख्त हिदायत दी है कि वहाँ पर जो कबायली सिस्टम है उसको इन्वॉल्व किया जाए, जो समाजी मसला है और जो फ़र्क है उसको ख़त्म किया जाए। अगर एक और अहम बात है जिसको मैं चाहूँगा, अगर एक अहम बात और है जिसमें आपसे मैं कंक्लूड कराना चाहूँगा कि यानी ये कोई थोड़ी होता है कि सदर मुमलिकत किसी इजलास की सदारत करें, हाई प्रोफाइल इजलास हो और तर्जुमान जो हैं वो अगर शर्जील मेमन साहब हैं, पता चला कि जी वो पीपल्स पार्टी के यौम मई के जो तकरीब है उसमें चले गए, यानी ये तो काम वफाकी वज़ीर दाखिला और सूबाई वज़ीर दाखिला का था, क्योंकि आईजी पुलिस ने या डीजी रेंजर ने उनको क्राइम के सिलसिले में ब्रीफ किया होगा, उनको आके फेस करना था ना, बताना था ना कि इतना अहम इजलास हुआ तो उसमें क्या कार्रवाइयाँ की गई, कोई इक़दामात उठाने के सिलसिले में, ऑपरेशन के सिलसिले में क्या अहम फैसले किए गए या खाली नशिस्तन गुफ्तन मामला रहा। असगर देखिए, अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि ये ब्रीफिंग हो जाती तो इस इजलास की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता और जो सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने वाज़े तौर पे आता। लेकिन जो सीएम हाउस से जारी हुई प्रेस रिलीज़ उसके मुताबिक जो हम नतीजा अखज़ कर रहे हैं, मैंने आपको वो ब्रीफ किया। और जहाँ तक तर्जुमान की बात है तो शर्जील इनाम मेमन तर्जुमान नहीं, वज़ीर इत्तलात हैं, तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब हैं और उनके साथ एक और अभी MP हैं, उनको उन्होंने वज़ीर आला ने तर्जुमान सिंध हुकूमत का बनाया है। ताहम यहाँ तर्जुमान मौजूद ही नहीं थे। जी शुक्रिया असगर नदीम। नदीम हमें बता रहे थे कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की, असगर नदीम हमें बता रहे थे कि सदर मुमलिकत की सदारत में एक अहम इजलास हुआ वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला का, जिसमें कच्चे में और पक्के में दोनों में जो बड़े पैमाने पर जराइम, जिसमें ख़ास तौर पर पुलिस अफसरान और इदारों के लोग मुलव्विस हैं, उसके सिलसिले में अहम फैसले तो किए गए, लेकिन किसी ने इस अहम इजलास के बाद ब्रीफिंग नहीं की। इसके बाद चलते हैं कि जनाब पंजाब में किसानों का आज आलमी दिन के मौके पर मुजाहरे जारी रहे, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मुतालबा करने वालों पर लाठी चार्ज हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई नहीं पूछता कि 60 लाख
टन दरामद करने वाले वो कौन लोग केयर टेकर गवर्नमेंट में जिन्होंने इतनी मुजरिमाना कार्रवाई की, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया और 30 से 40 लाख टन गंदम जो है वो इन किसानों के पास मौजूद है, जिसके मुस्तकबिल के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद मिलनी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और आज मेहनत कशों का आलमी दिन है। मेहनत कशों में किसान, मजदूर सभी आते हैं, जिनका साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। ख़ास तौर पर किसानों के साथ कि 30 से 40 लाख टन गंदम बम्पर हुई पैदावार, और वो सरापा एहतजाज हैं कि उनकी गंदम हुकूमत ख़रीदे। उसके मुकाबले में वो किस तरह ख़रीदे कि आपने देखा होगा कि बाकायदा ख़बरें हफ्तों से आ रही हैं कि साबिक़ा हुकूमत यानी केयर टेकर गवर्नमेंट के एक ख़ास बंदे ने जो है वो यूक्रेन से, जी हाँ, यूक्रेन से लाखों टन गंदम कोई 85 मंगवाई, 85 अरब रुपए उन्होंने कमाए। जी हाँ, 85 अरब। और दूसरी तरफ ये किसान जो सारा पूरे साल जो है खेतों में, खलियानों में, गर्मी में, बारिशों में, यानी फसल तैयार करना आसान है, घर में एक पौधा लगाना और संभालना मुश्किल है, उन पर क्या गुजर रही है। मुतालबात के मुकाबले में हमारी मरियम बीबी की हुकूमत, शरीफों की हुकूमत उनको लाठियों का निशाना बना रही है। हमारे साथ चौधरी हसीब अनवर साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। चौधरी साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। यानी कुछ कितनी, यानी ये बात समझ से बालातर है। यानी इस हुकूमत को आए हुए महीना हो गया है, बड़े बड़े इक़दाम, बड़ी बड़ी बातें ईरान में, तुर्की में, सऊदी अरब में, और ये जो आपके शहर में आप लोग जाके सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि भाई हमारी गंदम ले लो, उस प्राइस में ले लो। आप तो यही तो कह रहे हैं ना कि 3900 में ले लो, हालांकि उसकी प्राइस कोई कह रहा था कि जी 6000 तक बनती है। आप दरामद करते हैं और अपने किसानों से नहीं लगते, तो ये कुछ गैर मामूली बात नजर आ रही है। इसमें कोई, मैं साजिश तो ढूंढूंगा नहीं, लेकिन क्या वजह है, आप कुछ मुझे बताएं चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हम 65 साल से, 75 साल से एक रोना रोते आ रहे हैं कि हम एक ज़रई मुल्क है, हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद ना हम गंदम में खुद कफील हैं, ना हम किसी और ज़रई जिन्स में खुद कफील हैं। आज 24 करोड़ अवाम को ये बात समझ आ गई होगी कि हमारा मुल्क हर चीज में खुद कफील हो सकता है, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो दालें हो, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, कोई चीज भी हो, हमारा मुल्क उसमें खुद कफील हो सकता है। लेकिन यहाँ की इंतजामिया, यहाँ की हुकूमत इस कदर नाअहल है कि वो छोटे से मसले को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज से ठीक 1 साल पहले इन्हीं कैमरा स्क्रीन्स ने, इन्हीं टीवी स्क्रीन्स ने हमें वो मनाजिर दिखाए थे जब कई कीमती जानें जाया हुई थी, आटे की लाइनों में लग के ट्रकों के पीछे भागते हुए। अल्लाह ने हम पे खास करम किया, अल्लाह ने हम पे खास मेहरबानी की, हम गंदों में खुद कफील हो गए, हमारे यहाँ पे फसल अच्छी हुई। होना तो ये चाहिए था कि उस किसान ने, जिसने रात 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री टेम्परेचर पे गंदम को पानी लगाया और 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े होके उस गंदम की फसल को काटा, महंगी तरीन इनपुट्स डाली, 3500 रुपए वाली यूरिया लाइनों में लग के 5500 रुपए में खरीदी, 14 से 15 हजार रुपए की डीएपी की बोरी डाली, तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल डाला, अपने जानवर बेच के, अपनी बच्चियों का जेवर बेच के, वापडा के जालमाना तरीन बिल भरे। उसके बाद उसको एक इमदादी कीमत दी गई जो कि पिछले साल के बराबर थी। बजाय इसके कि हमारी कीमत बढ़ाई जाती, उल्टा हुआ ये कि हमें वो इमदादी कीमत भी नहीं दी जा रही। इस टाइम प्राइवेट माफिया फ्लावर मिल्स हमसे 3000, 3100, 3200 रुपए फी मन गंदम लूट रहे हैं। ये डकैती दिन दिहाड़े शरेआम हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है।
पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हो रहा है कि फूड डिपार्टमेंट जो हमेशा से मार्केट के अंदर एज अ थर्ड प्लेयर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर किसान को, काश्तकार को एक बेहतर कीमत मिल जाती है, वो मार्केट से गायब है। अभी तक पूरे पंजाब के अंदर एक बोरी बारदाने की कहीं पे भी नहीं दी गई। पास्को जिसने खरीदारी शुरू उसकी की, वजह क्या है? कहते ये हैं कि जनाब हमारे पास वो जो गालिबन गुज़िश्ता साल ज़रा वजाहत कर दें, कोई निगरां हुकूमत का कि कोई बासर शख्सियत थी, उसने यूक्रेन से गालिबन 60 लाख टन, पता नहीं कितनी 40 लाख या 60 लाख गंदम जो है दरामद की। तो कहते हैं वो हमारे पास मौजूद है, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं जी हम तो आपसे क्यों लें। यूक्रेन से जो गंदम मंगवाई गई वो तकरीबन 32 लाख टन यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई, जो कराची पोर्ट पे 3100 रुपए की इनको कॉस्ट की, और इन्होंने तकरीबन 4500 रुपए की वही गंदम फ्लावर मिल्स को बेची। अगर आप इसका मुनाफा कैलकुलेट करें खर्चे ट्रांसपोर्टेशन निकाल के, तो तकरीबन जैसा कि आपने भी फरमाया ये 85 अरब से भी ज्यादा की दिहाड़ी है। क्या इनको नहीं पता था कि मार्च के अंदर हमारे सूबा सिंध की गंदम शुरू हो जाती है? क्या इनको नहीं पता था अप्रैल के शुरू में हमारे रहीम यार खान रीजन की गंदम शुरू हो जाती है? जो बाहर से गंदम मंगवाई गई वो 28 अप्रैल तक कराची पोर्ट पे अनलोड हो रही है। जब इस कदर जुल्म ज्यादती की जाएगी तो बताएं हमारे पास हैरानकुन बात है कि इन लोगों को बड़े बड़े वादे करके, और आप लोग जो इनका असल में जिसे कहते हैं वोट को इज्जत दो, या आपके वोटों से पंजाब गवर्नमेंट आई है, आपके वोटों से ये आज वफाक में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। ये वज़ीर कौन है? सूबाई वज़ीर है, वफाकी वज़ीर खुराक, और हम कहते हैं जी हमारे पास कुछ नहीं है और रोटी 20 रुपये और 30 रुपये की बिक रही है। तो इसके पीछे तो 62 लोग होंगे ना, बहुत मजबूत लोग होंगे ना। ये कोई छोटे मोटे कोई व्यापारी का और तो काम नहीं है ना कि ये गंदम इतनी दिन दीदा दिलेरी से जो है यूक्रेन से दरामद करे। इसके लिए लाइसेंस, इसके लिए परमिट, इसके लिए बाकायदा को लाना, ये कोई आप तो मेरे ख्याल में अगर हम तो अगर 1 किलो गुड़ भी अगर कहीं से बाहर मंगवा ले तो आना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान से बाहर। ये जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है तो बहुत बड़ा 62 लोग मुलविस होंगे ना। जाहिर साहब, गुजारिश ये है कि हम हर जगह, हर आला अदलिया से, इस मुल्क के बासर इदारों से ये अपील करते हैं कि इस गंदम स्कैंडल के पीछे जो अरबाब इख्तियार हैं वो तमाम चेहरे बेनकाब किए जाएं और उनको सजा दी जाए। उन्होंने अपना 85 अरब रुपया, उन्हें बेनकाब किया जाए, उन्हें तो सजा दी जाए। वो चेहरे बेनकाब क्या है आपको ही पता है, मुझे ही पता है वो कौन है। बिल्कुल, हम सबको पता है वो, लेकिन उनको सजा देने का इख्तियार, उनको सजा देने का मैंडेट ना मेरे पास है ना आपके पास है। इस अवाम ने जिनको मैंडेट दिया वो अपने मैंडेट से उन लोगों को बेनकाब करें, सजा दें और लूटी हुई दौलत। मुझे बताइए चौधरी साहब आखिर में कि आपकी जो 30 से 40 लाख टन गंदम है, अभी कभी बारिशों के रेले भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और एक जेन्युइन मुतालबा है, ये आपके गंदमों में कब तक पड़ा रह सकता है? तो क्या फिर आप इसकी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? बाहर नहीं भिजवाएंगे क्या? आखिर में क्या करेंगे आप इस 30 लाख 40 लाख का? देखिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। इस वक्त काश्तकार गंदम काट कर खुले आसमान के नीचे उसे रख के बैठा हुआ है। वो तमाम तर मुश्किलात को तनहा फेस कर रहा है, जिसमें बारिशें भी हैं, जिससे उसने उधार इनपुट्स ली हैं वो भी वहां पर आए हुए हैं। किसान का काम, काश्तकार का काम गंदम उगाना, खाद डालना, गंदम की फसल काट कर रखना है, उसको एक्सपोर्ट करना, उसकी वैल्यू एडिशन करना, ये कुछ हुकूमती इदारों का काम भी है। ये हुकूमत का काम है कि वो प्राइवेट पार्टीज को एनकरेज करे जो इसके अंदर अपनी वैल्यू एडिशन करें, जिससे हमारे मुल्क को कीमती ज़र मुबादला मिल सके। क्या हमारी किस्मत के अंदर हमेशा यही रह गया है कि हमने गंदम बाहर से ही मंगवानी है? आज अगर हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है तो क्या हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? लेकिन यहां पर किसी का भी, कोई भी इस मुल्क के साथ मुखलिस होकर नहीं सोचता। हर कोई अपने कमीशन, अपनी दिहाड़ियों के लिए भागा फिर रहा है। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आज इस मुल्क को ये कहा गया है कि कोई कमीशन बनाया गया है जो आपसे बातचीत कर रहा है, किसी सतह पर आपसे बातचीत हो रही है और क्या कह रहे हैं?
यानी आपका तो सीधा मुतालबा ये है ना कि जो आपकी गंदम है या तो उसे एक्सपोर्ट की दी जाए या ख़रीद ली जाए। तो ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आपको किस बात पर कायल कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सस्ती दो, यानी क्या कह रहे हैं? हमारे जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारे जितने भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो सब हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पास्को का टारगेट 14 लाख टन से 18 लाख टन किया, वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। उस सब के बावजूद हुकूमत ढिठाई का मुज़ाहिरा करते हुए गंदम खरीद ही नहीं रही। अब उन्होंने एक नया बहाना ये बना दिया है, चूंकि गंदम में मॉइस्चर ज्यादा है तो हम ये गंदम नहीं खरीद सकते। पूरे अच्छा। मुल्क की कटाई एक साथ नहीं होती। वो इजला, वो डिवीजन जैसे मुल्तान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, रहीम यार खान डिवीजन, डीजी खान डिवीजन, यहाँ पर तो गंदम की कटाई को हुए 20 दिन से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर तो मॉइस्चर 10% से भी कम हो गई होगी। ये कम अज कम जब वहां से आपके तो नुमाइंदे जो है जिन्होंने आपको वोट दिए वो असेंबली में, पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे? ये मुल्तान डिवीजन, रहीम यार खान डिवीजन, इन लोगों के लोग, ये जो इस टाइम तमाम वो एमपीएस, तमाम वो एमएनए जो के हुकूमत के, जो के अवाम के वोटों से बनकर आए हैं, असेंबलियों में बैठे हैं, वो हर फोरम पे ये आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे चंद नासिर जो इस मुल्क की तरक्की के अंदर अहम रुकावट हैं, वो उनकी बात भी नहीं सुन रहे। मैं तो चाहे हुकूमती एमएनए एमपीएस हों, चाहे अपोजिशन के एमएनए एमपीएस हों, मैं तो उनको भी कहूंगा कि वो भी आए। ये एक जेन्युइन मसला है। किसान ने गंदम की फसल बेचकर आगे चावल या कपास लगानी है। अगर वो फी एकड़ 30 से 40 हजार रुपया नुकसान कर लेगा तो वो अगली फसल लगाने के काबिल ही नहीं होगा। ये इकोनॉमी को कम से कम 500 अरब रुपए का नुकसान होगा और ये नुकसान ठीक होने में कम से कम 2 से 3 साल का। इतनी साफ बात इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या ये कोई साजिश है? क्या कोई किसी मंसूबे के तहत हो रहा है? फिर तो यही कहा जाएगा ना चौधरी साहब, अगर आखिर में मैं कंक्लूड करूं। हमें तो यही बात समझ आती है कि हमेशा से एक प्रैक्टिस होती रही। अगर ये इस चीज को दोबारा नहीं करना चाहते, किसानों से गंदम नहीं खरीदना चाहते, 65% आबादी का मुआशी कत्ल चाहते हैं, तो ये एक मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये मुल्क को शायद डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जब 65% आबादी का मुआशी कत्ल हो जाएगा तो आखिर में चौधरी साहब फिर आप चले जाए ना, फिर चले जाए सुप्रीम कोर्ट। अब हर काम के लिए यही है ना, गन्नुम के ट्रक लें और अपने घोड़ा गाड़ियों में, गधा गाड़ियों में सरों पे रखकर चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। ख्याल यही आखिरी मसला रह गया है। हमने आज से 15 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को इतना वक्त दिया कि वो इसके ऊपर होमवर्क कर ले, ताकि जब हम लाहौर आए हमारे साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकाल दिया जाए। हम जब लाहौर आए तो इस मुल्क में गल्ला पैदा करने वाले को, अनाज पैदा करने वाले को उसकी मेहनत का ये सिला दिया गया कि उसके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसके ऊपर शेलिंग की गई, उसको जेलों में बंद किया गया, उसके घरों में रेड किए गए। क्या गल्ला पैदा करने वाले का ये कसूर था कि वो 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम को गल्ला पैदा करके देता है? अब अगर चौधरी साहब आपकी बात सुनकर तो वाकई हैरत होती है और यही लगता है कि शायद अगर ये तो कोई बैरूनी हाथ भी ये नहीं काम करेगा जो ये मुल्क के अंदर जिनके हाथ में अनाने हुकूमत है, और किस तरीके से जैसे आपने कहा दिन रात और अपना तमाम पैसा लगाकर और चीज़ें लगाकर आपने गंदम पैदा की और वो लिए बैठे हैं। ये बेहसी, ये ज़ालिमाना इक़दाम, मुझे हैरत है कि ये शरीफ हुकूमत के बड़े कर रहे हैं और शायद चौधरी साहब की बात उन तक पहुँचे और जल्द से जल्द इनका मसला हो। शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला और मैंने कहा आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाए। और दूसरा ज़रा बाज़गश्त सुनेंगे ज़रा अदालतों में क्या हो रहा है। 7 मई गालिबन, जी 7 मई को कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जजेस भी अब साहिब इंसाफ होते हुए तालिब इंसाफ बन गए हैं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी मुजाहिर वली आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। अदलिया का बहरान यानी अदलिया ही पर बल्कि पूरी सियासत चल रही है कि चाहे
अब तो आम साइल को तो छोड़ें, सियासी जमातों को तो छोड़ें, आम आवाम को तो छोड़ें, अब खुद जजेस हजरात यानी साहिब इंसाफ, तालिब इंसाफ बने हुए हैं। चाहे जजेस ने ख़त लिखा कि उन्हें मुदाखलत की गई, एक जज ने कहा कि हमारे यहाँ कैमरे लगे गए ड्राइंग रूम और बेडरूम में, एक जज ने कहा कि मेरे बहनोई को जो है उठा के लेके गए, और ये 6 खतूत यानी 8 में से 6 जजों ने ख़त लिखे और उस पर एक बेंच बनाई गई है, कार्रवाई जारी है, लाइव हो रहा है और बड़े बड़े इंकशाफ हो रहे हैं, यानी जैसे कहें पेंडोरा बॉक्स खुला है। हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून बार काउंसिल के चेयरमैन मोहतरम हसन रज़ा पाशा साहब हैं। पाशा, ये जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, बात तो साफ है, 8 में से 6 मौजूद जजों ने ख़त लिखा, उसमें सबूत दिए कि उनके बिरादर जजों को इसके साथ ये सलूक हुआ और वो करने वाले इदारे के लोग हैं, उन्होंने नाम भी दिए होंगे। तो जिस तरह चीफ जस्टिस पीएम के पास, पीएम चीफ जस्टिस के पास चले गए, उन इदारों को सरबरा को ही बुला लेते, जिन्होंने थे उनके नाम कर देते। ये जो एक तवील कार्रवाई लाइव दिखाई जा रही है, मुकालमे हो रहे हैं, सारी दुनिया के मसाइल इसमें लिए जा रहे हैं, ये तो एक मुझे लगता है कि कोई कमीशन कमेटी बन जाएगी। सादा सी बात है ना पाशा साहब, आप तो जानते हैं ना। बरेली साहब, बात आपकी टू सम एक्सटेंट दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ क्या हुआ इस मुल्क में। आपको पता है कि किस तरीके से उनको एक को फांसी दे दी गई, किस तरह नवाज शरीफ को 2 दफा बाहर निकाला, किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट पनिशमेंट सुना के उनको वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा और 5 साल के लिए नाअहल हुए। फिर किस तरह इमरान खान साहब को किस तरह वो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया। तो ये सारी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि शायद ये एक तासुर जो है वो इस मुल्क की आवाम में और ये है कि प्राइम मिनिस्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये जो तासुर दिया गया है ये मेरा ख्याल है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दिया गया है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहबान को कभी भी इतना मैंडेट होने के बावजूद वो अपने ओन पे कोई फैसला करने से कासर हैं, और वहाँ भी जो मदाखलत की जाती है, अदलिया तो अपना रोना रो रही है। अगर इंतजामिया से पूछें और पार्लियामान से पूछें कि वहाँ कितनी मदाखलत होती है, तो आप जो है वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि कौन कहाँ जाके लेकिन सॉरी टू से पाशा साहब, आप जो पार्लियामान की बात कर रहे हैं, तो आपकी ये पार्लियामान तो थी जो तहरीक इंसाफ की दुश्मनी में बैठकर पता नहीं कहाँ से कवानीन आते थे, बिल आते थे, जिनको रातों रात पास करती थी। जाने से पहले इन लोगों ने एक दिन में 54 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, 54 बिल पास किए हैं, न कमेटी को भेज गए। फौजी अदालतों से लेकर कौन सा ऐसा कानून नहीं पास किया इन्होंने, आपकी पार्लियामान ने, जिससे अदलिया के हाथ पैर ना बांधे जाएं, राइट्स ना लिए जाएं। तो कसूर आपकी पार्लियामान का भी तो है ना। और फिर आपने देखा कि जो कुछ हुआ हमारे इलेक्शन में, क्या करा इलेक्शन कमीशन ने, कहा जी मैं सदर की नहीं सुनता, पार्लियामेंट की नहीं सुनता, जज साहब की नहीं सुनता, क्योंकि जज उनकी पसंद की नहीं थे, जस्टिस निसार। तो इसमें पार्लियामान बड़ी जिम्मेदार है। आप जो कहते हैं ना वज़ीर आज़मों के साथ ये हुआ, तो वो भी तो जिम्मेदार है, उनकी पार्टियां भी तो जिम्मेदार हैं पाशा साहब। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया बरेलवी साहब। बात ये है कि हमने, आपको याद होगा कि उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट को हमने कंडेम किया कि सदर मुमलिकत ने अगर आपको बुलाया है तो आपको जाना चाहिए। यही बात जो पब्लिकली आपने ये कहा कि जी कि आपको इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देने का, तो आप वहां जाके अगर ये बात उनके रूबरू कह देते कि जनाब हमारे समझ के मुताबिक आइन में आपको और कानून में आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन की डेट दें, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर था और साहिब था। लेकिन उन्होंने हटदर्मी का मुजाहरा किया और स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ करके, और आप देखें जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया तो वही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जब पेश हुआ तो एक डेट लेकर आ गए।
तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यही काजी फाइजा साहब थे, उन्होंने कहा नहीं, आप जाएं सदर मुमलिकत के पास जाएं और वहां जाके उनसे मशवरा करके फिर डेट दें। वही इलेक्शन कमीशन उस वक्त चला गया। यार अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे चले गए तो अपने तौर पे अगर उस वक्त चले जाते तो क्या मजायका था। लेकिन रेड्डी साहब, एक और भी तो बड़ी बदकिस्मती है कि आपकी पहले जो अदालतें होती थी, सुप्रीम कोर्ट होता था और हाई कोर्ट होता था। अब तो कहा जाता है काजी कोर्टें, चौधरी कोर्टें। वो साकिब निसार के पीछे पड़ गए, उसकी ऑडियो वीडियो चल गई। और खैर आज से नहीं हुआ है, वो तो खैर उस ज़माने में लिसानी बुनियादों पर आपकी कोर्टें तकसीम हो गई थी। सिंध के जजों ने एक फैसला दिया, दूसरी दिया, लड़काना के वज़ीर आज़म के साथ एक हुआ, लाहौर के वज़ीर आज़म के साथ दूसरा हुआ। अभी भी कहा जा रहा है जी कादी साहब के आने से तो बड़ा मामला अच्छा दुरुस्त हो गए, साकिब निसार जो है पूरा बेड़ा गर्क करके चला गया, फलां जज जो है जनाब वो तो कमाल का उसने रिमार्क दे दिए, दूसरे कम ने मैंने बल्कि यहाँ तक नौबतें आ गई हैं पाशा साहब कि जजेस के हवाले से आता है कि ये जज ये कहेगा। आपने दुरुस्त कहा। कल की हियरिंग के बाद मैंने फेसबुक जो देखा और सोशल मीडिया पे एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के बारे में ये लिखा गया कि आज के मैन ऑफ द मैच ये करार पाए। ये वैसे बड़ी मैं समझता हूँ कि उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ, हालांकि उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनकी भी ट्रोलिंग हो रही है। क्यों? ये मेरा जज है, ये तेरा जज है, ये मेरा और तुम्हारे वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये 25 करोड़ अवाम के जज हैं और जिस मनसब पे अल्लाह ताला ने उनको पहुंचाया है और इस अवाम ने पहुंचाया है, वो मनसब जो है नायबुल्लाह फिल अर्ज का उनके पास है। अल्लाह ताला के नायब के तौर पे वो मुंसफी करते हैं और काजी का किरदार अदा करते हैं। आप जब उनमें अपना और तुम्हारा जज की बात करेंगे तो ये खुद ही आप जो है वो उनको पॉलिटिक्स में, अपने मामलात में, अपने जाती मामलात में घसीट के ला रहे हैं, जिससे उन जजों की आप तारीफ नहीं कर रहे बल्कि उनके लिए गड़े खोद रहे हैं। ठीक है मोहतरम पाशा साहब, ये तो मैंने कहा ना पेंडोरा बॉक्स तो अभी खुला है। कहते हैं 7 मई को करी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 7 मई को भी ये कंक्लूड हो सकेगा। लेकिन ये केस बहुत सारे चेहरों को, इदारों को बेनकाब ज़रूर करेगा। इसके साथ ही GTV से मुजाहिर बिल्ली को इजाज़त दीजिए।